ओम गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, संस्कृत दिवस के इस सप्ताह व्याख्यान माला में मैं सोमबाबू शर्मा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत आज संस्कृत भाषा के विकास में राजस्थान के ग्रंथागारों का योगदान इस विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। राजस्थान की वीर प्रस्वनी मृधुरा में अनेक युग पुरुष हुए हैं जिन्होंने राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया है। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सहेजना संभालना हमारे संस्कारों में है। राजस्थान के किले, महल, हवेलियाँ, स्थापत्य कला, चित्रकला की समृद्ध परंपरा, ग्रंथ लेखन की परंपरा, मरुधरा की मृदा पर मिटते सिमटते अक्षर और उन अक्षरों से संसार ने नवीनता को ग्रहण किया। जिस प्रकार देवता अमर हैं, उसी प्रकार संस्कृत भाषा भी अपने विशाल साहित्य भंडार, लोकहित की भावना, नवीन शब्द निर्माण की क्षमता आदि के द्वारा अमर है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार संस्कृत भाषा का अखंड प्रवाह 5000 वर्षों से निरंतर बहता आ रहा है। भारत में यह आर्य भाषा का सर्वाधिक महत्वशाली, व्यापक और संपन्न स्वरूप है। इसके माध्यम से भारत की उत्कृष्टतम मनीषा, प्रतिभा, अमूल्य चिंतन, मनन, विवेक, रचनात्मक सर्जना और वैचारिक प्रज्ञा का अभिव्यंजन हुआ है। आज भी सभी क्षेत्रों में इस भाषा के द्वारा ग्रंथ निर्माण की क्षीण धारा अविच्छिन्न रूप से बह रही है। आज भी यह भाषा अत्यंत सीमित क्षेत्र में ही सही बोली जाती है, व्यवहृत की जाती है। इसका वार्तालाप भी होता है, व्याख्यान भी होते हैं। हमारे सांस्कारिक कार्यों में आज भी संस्कृत का प्रयोग बहुधा होता है। यह मृत भाषा नहीं, अमर भाषा है। जन जन की, जनमानस की सुसुप्त चेतना में बसी हुई भाषा है संस्कृत। आगे की राजस्थान के ग्रंथागारों का संस्कृत के विकास में जो योगदान है, उसके बारे में बहुत सारे प्राचीन और नवीन जो आलेख हैं, शोध पत्र हैं, उनमें मुख्यतः मैं युग पुरुष विवेकानंद जी ने जो कहा है कि हमारे ग्रंथागार किस तरह संस्कृत के उसमें हैं, संस्कृत के संबंध में युग दृष्टा, स्वप्न दृष्टा, युवा प्रेरक स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भविष्य का भारत इस विषय पर विवेकानंद जी ने कहा है कि माई आइडिया इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू ब्रिंग आउट ऑफ द जेम्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी दैट आर सॉर्टेड अप इन आवर बुक्स एज मैन्युस्क्रिप्ट एंड इन द पोजीशन ऑफ ए फ्यू ओनली हिडन एज इट वेयर in monasteries and in forests, to bring them out, to bring the knowledge out of them, not only from the hands where it is hidden, but from the still more inaccessible chest, the language in which it is preserved, the incrustations of centuries of Sanskrit words. In one word, I want to make them popular. I want to bring out these ideas and let them to be the common property of all.
of every man in India, whether he knows the Sanskrit language or not। ये स्वामी विवेकानंद के संस्कृत के बारे में और पांडुलिपियों के संबंध में विचार थे, जिन्हें द कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद वॉल्यूम 3 में समाहित किया गया था। और इसीलिए इससे ये महत्व अंकित होता है कि संस्कृत के विकास में पांडुलिपियों का विशेष योगदान रहा है। और इस संबंध में रूथ बी बॉर्डेन एवं रॉबर्ट एम बार्मर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में भी बताया कि मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि पुस्तकालय का अस्तित्व ही अनुसंधाता और विद्यार्थी की सेवा के लिए होता है। ए मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी एग्जिस्ट्स टू सर्व द स्कॉलर एंड द स्टूडेंट। तो इससे यह सिद्ध होता है कि संस्कृत के विकास में पांडुलिपियों का, ग्रंथागारों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इसी के संदर्भ में आगे लिखा कि संग्रहालय में रक्षागार, म्यूजियम, हस्तलेखागार या पांडुलिपि आगार, इनकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में भी उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट रिपोजिटरी इज़ द ऑफिशियल आर्काइव्स विच प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स ऑफ फेडरल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। ये कुछ बातें हैं मित्रों, जैसा कि रक्षागार जो हमारी एक सरकारी संस्था है और जिसमें समस्त गवर्नमेंट के कागज़ों को रखा जाता है, उसको हम भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार के नाम से जानते हैं। और ये एक ऐसा संग्रहालय है जहाँ पर समस्त सरकारी कागज़ आपको प्राप्त हो सकते हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा कि राजस्थान में भी बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार है, जिसके पास लगभग 14,000 पांडुलिपियों का संग्रह है और उनमें लगभग 70% पांडुलिपियाँ संस्कृत की हैं। अब बात आती है कि राजस्थान में पांडुलिपि प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं, ये कहाँ मिल सकती हैं, कैसा है, इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। राजस्थान प्राचीन काल से ही साहित्य का केंद्र रहा है। इस प्रदेश के शासकों से लेकर साधारण जनों तक ने इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है। राजा महाराजा स्वयं साहित्यिक थे तथा साहित्य निर्माण में रस लेते थे। उन्होंने अपने अपने राज्यों में होने वाले कवियों एवं विद्वानों को आश्रय दिया और उन्हें बहुत सारी पदवियां प्रदान की। अपनी राजधानी में हस्तलिखित ग्रंथों और संस्कृत भाषा को प्रश्रय देने के लिए ग्रंथालयों को स्थापित किया। आज भी राजस्थान में कितने ही स्थानों पर, विशेषतः जयपुर, अलवर, बीकानेर, कोटा, बूंदी आदि स्थानों पर राज्य के पोथी खाने मिलते हैं। पोथी खाना मतलब जिसमें लगभग 40-67% संस्कृत का साहित्य होता था। जो संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान होते थे, उनके द्वारा जो लिखित दस्तावेज होते थे, उनको वहाँ पर रखा जाता था। जिस प्रकार जयपुर का पोथी खाना प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रह के लिए विख्यात है, उसी प्रकार नागौर, जैसलमेर एवं अलवर तथा उदयपुर के ग्रंथागार सर्वोपरि हैं। लेकिन एक बात यह है कि संस्कृत के विकास में वैष्णव परंपरा के साथ ही कुछ हमारी साधु परंपराएं भी ऐसी हैं जिन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन काल के गाल में सर्वसमाहित हो गया और वो अस्तित्व में नहीं है भी तो वो बहुत अत्यल्प है या फिर छिपा हुआ है, जो अभी बाहर नहीं आया है। अब बात आती है कि इसके अलावा कुछ जैन साहित्य, जहाँ तक जैनों का सवाल है, उन्होंने भी संस्कृत के विकास में बड़ा योगदान दिया है। वो उनके यतियों, साधुओं और बहुत सारे भट्टारकों ने संस्कृत भाषा को ही सर्वोपरि मान करके उसमें बहुत सारे ग्रंथों का प्रतिपादन किया, लिप्यांकन किया, लेखन किया। इन्हीं में मैं अब आगे चर्चा करूँगा कि संस्कृत के विकास में जितने भी शोध होते हैं, उन शोधार्थियों के लिए इन पुस्तकालयों में इनमें जाना और वहाँ पर उन मूल पुस्तकों को देखना आवश्यक होता है। यहाँ बात आती है संस्कृत भाषा और साहित्य के उन्नयन में राजस्थान के ग्रंथागारों की भूमिका सदैव अग्रणी रही है और रहेगी। संस्कृत भाषा के साथ साथ यहाँ के निवासियों में
प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, राजस्थानी तथा गुजराती और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में भी बहुत योगदान दिया है। लेकिन मुख्यतः बात आती है संस्कृत की, कि संस्कृत की जो स्थिति है उसके बारे में, उसके विकास में पांडुलिपियाँ किस तरह सहायक हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। कि 19वीं सदी के अंतिम दशक में जर्मन विद्वान थियोडोर ऑफ्रेत ने संस्कृत पांडुलिपियों में उल्लिखित नामों एवं रचनाओं की अक्षरानुक्रम में एक पंजीकरण तैयार की थी। ये पहला कार्य था जो संस्कृत के क्षेत्र में हुआ, और संस्कृत के विकास में केवल संस्कृत की पांडुलिपियों को ही उनके अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लगाया गया, और ये 1836 से 1871 तक कार्य हुआ। अब बात यहाँ पर आती है कि क्या इससे पहले पांडुलिपियों का जो विकास है या संस्कृत के विकास में और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। जो कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि कालिदास से पूर्व नाटककारों के बारे में जानना। कालिदास की जो परंपरा है उससे पहले भी तो कुछ नाटककार हुए थे जिनका कालिदास ने अपने परवर्ती साहित्य में उल्लेख किया है। दूसरी बात आती है शंकर पूर्व वैदांतिक रचनाएं कि आचार्य जो आद्य शंकराचार्य हैं उनसे पूर्व भी तो कुछ ऐसे वैदांतिक हुए होंगे। और एक बात आती है आरंभिक सांख्य रचना। भर्तृहरि से पहले भी व्याकरण की रचना हुई होगी, क्योंकि कुछ तो आधार रहा है। लेकिन इसके बाद आता है नाट्यशास्त्र, बौधायन एवं उपवर्ष। इन पर क्योंकि इनकी टिप्पणियाँ परवर्ती साहित्यकारों ने, नाटककारों ने की है, यानी कि ये इससे पहले हुए थे और उसमें उनकी खोज अभी नहीं हो पाई है। नाट्यशास्त्र का है, बौधायन है, उपवर्ष है, इन पर अभी तक कोई भी पांडुलिपि हमारे पास ऐसी उपलब्ध नहीं हुई है कि कालिदास से पूर्व भी कोई और भी ख्याति प्राप्त साहित्यकार भारतवर्ष में हुआ होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अब बात आती है एक जो पांडुलिपियों के विध्वंस की है, क्योंकि जो भी हमारा ज्ञान है वो हमने मौखिक रूप से प्राप्त किया, और मौखिक रूप से जब हमारे पास लेखन का जो आधार रहा, भोजपत्र हो चाहे ताड़पत्र हो, क्योंकि हम कागज़ के बारे में बहुत समय बाद यानी कि 11वीं शताब्दी में हम कागज़ को जान पाए, जिस पर लेखन का प्रयास किया गया। उससे पहले जो भी लेखन का आधार था वो हमारे भोजपत्र, ताड़पत्र और बंसीपत्र या चर्मपत्र, कपड़ा, ये सभी आधार हुआ करते थे। मित्रों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐतिहासिक संदर्भ में है। अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान का महनीय स्थान है। यहाँ एक विशाल संस्कृत पांडुलिपि का भंडार हुआ करता था, और वह उस समय का एक सबसे बड़ा महाविद्यालय भी हुआ था। वो 2.5 दिन का झोंपड़ा आज जो मस्जिद के रूप में जाना जाता है, कभी वो संस्कृत की बहुत विशाल लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने आग लगा दी थी। आग लगाने पर उसकी आग लगभग 6 माह तक जलती रही, और उसका एक संदर्भ मुझे मिला कि इसमें लाखों की संख्या में पांडुलिपियाँ थीं जो जल करके नष्ट हो गईं। इसकी दीवारों पर आज भी, जब भी आप अजमेर जाएंगे और 2.5 दिन के झोंपड़े को देखेंगे तो उसमें उसकी दीवारों पर आज भी संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक के श्लोक द्रष्टव्य होंगे आपको। क्योंकि इसका संदर्भ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आर्य समाज के जो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, उनकी समाधि पर आज भी हरिकेली नाटक के श्लोक अंकित हैं, जो ब्रिटिश साम्राज्य में उनका, लंदन में आज भी उनकी समाधि है। उस पर हरिकेली नाटक की कुछ श्लोक वहाँ पर लिखे हुए हैं, और उनमें साम्यता है कि वो हो सकता है कि अजमेर उन्होंने उसको देखा हो। दूसरी बात आती है इस कोषागार को, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा जो संस्कृत विद्यालय था, इसको महाराज भोज से लेकर पृथ्वीराज तक, जो राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज तृतीय तक ने बड़ा समृद्ध किया और इसकी पूर्ण रक्षा की। लेकिन 11वीं शताब्दी के बाद
इस पर मुग़ल आक्रांताओं ने आक्रमण किया और इसको आग के हवाले कर दिया। जहाँ तक मैं आपको तथ्यों की बात करता हूँ पांडुलिपियों की, संस्कृत पांडुलिपियों की, तो उसमें बात आती है कि भारत में लगभग 5 करोड़ पांडुलिपियाँ थीं। राजस्थान में लगभग 50 लाख पांडुलिपियाँ हैं, अभी होने का अनुमान लगाया जाता है। यूरोपीय राष्ट्रों में उपलब्ध भारतीय पांडुलिपियाँ लगभग 60,000 हैं, जिनमें जर्मन, ब्रिटेन और रूस प्रमुख हैं। एशियाई एवं दक्षिणी एशियाई देशों में भारतीय पांडुलिपियाँ लगभग 1.5 लाख हैं। सूची पत्र जो कैटलॉग तैयार हुआ है संस्कृत की पांडुलिपियों का, वो लगभग हम 1 करोड़ की पांडुलिपियाँ सूचीपत्रित हो चुकी हैं, जिनको आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात आती है कि क्या प्रतिशत रहा संस्कृत की पांडुलिपियों का। इससे सिद्ध होता है कि संस्कृत वाकई अमर भाषा नहीं, एक आम भाषा थी, जिसे एक भारतीय समझ सकता था, बोल सकता था, व्यवहार में ले सकता था। उसमें ये पुष्ट करता है प्रमाण कि उस समय की पांडुलिपियों में लगभग 67% पांडुलिपियाँ संस्कृत भाषा की हैं। अन्य भारतीय भाषाओं का जो योगदान रहा वो 25% और अरबी, फारसी, तिब्बती भाषाओं का केवल मात्र 8% इस पांडुलिपि कोशागार में समाहित है। अब बात आती है कि संस्कृत की जो पांडुलिपियाँ हैं और ग्रंथागारों में जो शोभायमान हैं, जो काल के प्रभाव से नष्ट हो रही हैं, उनको सहेजने के लिए रखी हुई हैं, उनको सहेजना आवश्यक है। और हस्तलिखित पांडुलिपियाँ भारत को विरासत में मिली अपार मूल्यवान संपदा है। ये पांडुलिपियाँ हजारों की संख्या में मंदिरों, ग्रंथागारों, पुस्तकालयों, यहाँ तक कि निजी घरों में भी रखी हुई हैं। इसके बारे में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने वक्तव्य दिया और पांडुलिपि संपदा, खासकर संस्कृत की पांडुलिपियों की संपदा के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विचार व्यक्त किए। वन ऑफ आवर मेजर मिसफॉर्च्यून, उन्होंने कहा है, वन ऑफ आवर मेजर मिसफॉर्च्यून इन दैट वी हैव लॉस्ट so much of the world's ancient literature. In Greece, in India, elsewhere, probably an organized search for old manuscript in libraries of religious institutions, monasteries and private persons would yield rich results that and the critical examination of these manuscripts and were considered desirable, their publications and translations are among the many things we have to do in India when we succeed in breaking through our shackles and can function for ourselves. Such a study is bound to throw light on many phases of Indian history and especially on the social background behind historic event and changing ideas. ये संस्कृत के महत्व को अंकित किया गया कि अमूमन पांडुलिपियाँ संस्कृत की हैं, बहुसंख्यक। इसी संदर्भ में एक बात और मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि संस्कृत भाषा और साहित्य के उन्नयन में राजस्थान के ग्रंथागारों की पांडुलिपियों की भूमिका सदैव अग्रणी रही है और रहेगी। शोधार्थियों के लिए, विद्वानों के लिए संस्कृत भाषा सदैव उन्नतिशील है, रहेगी और सदैव हमारे मन मस्तिष्क में विराजमान है। इस के संदर्भ में मैं आपसे बात करूँगा कि कहा जाता है कि चीनी यात्री वेनसांग जब भारत में अध्ययन कर रहा था तो यहाँ की संस्कृति से बड़ा प्रभावित हुआ और वेनसांग लगभग 10 से 15 साल भारत में रहा और उसने हर जगह से पांडुलिपियों को इकट्ठा करना शुरू किया। जब उसका यहाँ से विदाई का समय आया, जब उसने भारत छोड़ा
तो लगभग 50 से 60 हज़ार पांडुलिपियाँ, ये तो अनुमान है, इससे कहीं अधिक भी हो सकती हैं, उसने अपने जो जहाज़ में रखी और उसके जो और साथी बौद्ध भिक्षु थे उनको भी लिया। इन पांडुलिपियों में अमूमन तर्कशास्त्र, तत्वमीमांसा, आयुर्विज्ञान, प्रणय लोक कथा और रहस्यवाद सदृश्य एक दूसरे से एकदम भिन्न पांडुलिपियाँ उसके पास थी। लेकिन जब उसकी नाव बिल्कुल हिंद महासागर के बीच में गई तो एक तूफ़ान ने उनकी नाव को घेर लिया और उस नाव का ये हुआ कि उसमें पानी भरने लगा। तो वेनसांग ने उन पांडुलिपियों के महत्व को समझते हुए अपने उन बौद्ध भिक्षुओं को उसमें से निकालना शुरू कर दिया और उनको उस जल में डुबो दिया और वो सुरक्षित उन पांडुलिपियों को चीन लेकर के पहुंचा। तो चीन के राजा ने उसको बड़ा उच्च स्थान प्रदान किया और आज उन पांडुलिपियों का जो संग्रहण है वो चीन के मठों में हुआ है और उसी के आधार पर उनका अभी भी अनुवाद का कार्य चीनी भाषा में, मंडारिन भाषा में हो रहा है। इस तथ्य की पुष्टि राहुल संकृत्यानंद जी ने की है मेरी पाश्चात्य यात्रा, इस तरह का एक वृत्तांत उन्होंने लिखा है, यात्रा वृत्तांत, और उन्होंने उसमें बताया है कि चीन, तिब्बत की जो पांडुलिपियाँ हैं, गिलगित प्रदेश की जो पांडुलिपियाँ हैं, उनमें संस्कृत का महत्व कितना प्रासंगिक है, क्योंकि स्वयं वो एक ब्राह्मण थे, लेकिन पांडुलिपि प्रेम के कारण राहुल संकृत्यानंद एक बौद्ध बन गए और बौद्धों के साथ उन्होंने संपर्क स्थापित किया और पैदल चल करके उन पांडुलिपियों को वो भारत में, खासकर भारत कला भवन, वाराणसी, कलकत्ता, शांति निकेतन, विश्व भारती में लेकर के आए, उनका अध्ययन अध्यापन कराया, अनुवाद का कार्य किया। तो ये कुछ बातें हैं। अब प्राचीन ग्रंथागारों की जहाँ तक बात की जाती है तो उसमें मैं मौर्य युग के अंदर आऊँगा। मौर्य युग में, मौर्य काल बड़ा स्वर्ण युग है संस्कृत के विकास के लिए और पांडुलिपियों के विकास के लिए। पांडुलिपियाँ मौर्य युग की बड़ी पहचान रखती हैं और ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी उनको प्रमाणित माना जाता है। उस समय जो बौद्ध मठ थे, नालंदा, तक्षशिला एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे, जो विश्व में अपने पांडुलिपि भंडार के लिए जाने जाते थे। और कहा जाता है कि इसमें भी मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा उन पांडुलिपियों को जला दिया गया और कुछ भी हमारी संस्कृति का जो बहुत शेष भाग कंठस्थ था वही हमारे ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया, बाकी मूल हमें अभी भी नहीं मिल पाया है, उसकी खोज बाकी है। अब बात करते हैं राजस्थान में पांडुलिपि भंडार कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि राजस्थान में संस्कृत की पांडुलिपियाँ कहाँ देख सकते हैं। उसमें पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्राचीन जो पांडुलिपि भंडार हैं उनमें सबसे पहले हमारे जो रियासत कालीन राजा हैं उनके राजमहलों में पोथी खानों की स्थापना हुई थी। उन पोथी खानों में असंख्य संख्या में पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं, जिसमें सर्वप्रथम जो राजस्थान के क्यूरेटर थे श्री गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा साहब, उन्होंने पांडुलिपियों का दिग्दर्शन कराया। स्वनाम धन्य पंडित मधुसूदन जी ओझा, जिन्होंने वेद विज्ञान से संबंधित पांडुलिपियों की रचना की, और इसके अलावा कर्नल जेम्स टॉड, डॉक्टर रघुवीर टेसीटरी, डॉक्टर सत्येंद्र, महामहोपाध्याय विनय सागर और डॉक्टर कस्तूर चंद कासलीवाल, अनूप चंद न्याय तीर्थ, इन्होंने राजस्थान के पांडुलिपियों में और संस्कृत के विकास में बहुत योगदान दिया है। साथ ही संस्कृत की पांडुलिपियों के संरक्षण और परिरक्षण में भी इन्होंने अपनी अहरनिश सेवाएं दी हैं। अब बात करते हैं हमारे राजस्थान के प्रमुख पांडुलिपि भंडार कौन कौन से हैं। इन भंडारों की बात की जाए तो एक विशाल भंडार हर एक जन जन के पास में है और कहा भी जाता है कि संस्कृत जन जन के मानस में बसी हुई है। हो सकता है उसका स्वरूप बदल गया है, लेकिन कहीं कोई श्लोक, कहीं विनती, कोई प्रार्थना में संस्कृत का एक शब्द जरूर आता है, जो हमारे
उन संस्कारों का एक स्वरूप प्रकट करती है। बात करते हैं पहले जैनों से संबंधित जो पांडुलिपि भंडार हैं उनके, क्योंकि जैन आज भी अपने शास्त्रों को, अपने ग्रंथों को बड़ा यथोचित स्थान देते हैं। देव, शास्त्र और गुरु, उनके यहाँ पर शास्त्र भी देवताओं की तरह पूज्य हैं, इसलिए वो उनको पूज्यमान मानते हुए रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कुछ एक मैंने अंकित किए हैं भंडार, जो देख सकते हैं आप। इसमें सर्वप्रथम आता है बदीचंद जी का मंदिर, ये जयपुर में है और यहाँ पर लगभग संस्कृत की 1278 पांडुलिपियाँ हैं, जिनमें ज्योतिष, धर्मशास्त्र, विज्ञान और आयुर्वेद से संबंधित हैं। ठोलियों का मंदिर, ये भी शास्त्र भंडार है, यहाँ पर 3500 पांडुलिपियाँ हैं। तेरापंथी बड़ा मंदिर जयपुर, यहाँ पर 3600 पांडुलिपियाँ हैं। इसमें भी संस्कृत के सभी नाटक, लीलावती गणित, ज्योतिष, वराहमिहिर की पंचसंहिता आदि मूल पांडुलिपियाँ इसमें हैं। बाबा दुलीचंद पांडुलिपि भंडार, यहाँ पर 350 पांडुलिपियाँ हैं। और सबसे बड़ा भंडार है पाटौदी, जो कि भट्टारक पट्टावली में ये भट्टारक पीठ हुआ करता था। श्री दिगंबर जैन मंदिर पाटौदियान, ये जयपुर में, यहाँ पर भी लगभग 2500 पांडुलिपियाँ एकत्रित हैं, जिसमें संस्कृत की, क्योंकि जैन साहित्य भी अमूमन संस्कृत में ही लिखा गया है। संगी जी का मंदिर है, यहाँ पर 976 पांडुलिपियाँ हैं। छोटे दीवान जी का मंदिर है, इसमें 850 पांडुलिपियाँ हैं। आमेर शास्त्र भंडार, ये अपने आप में एक ख्याति प्राप्त शास्त्र भंडार है और यह जयपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर आमेर में स्थापित था। और अब ये शास्त्र भंडार जैन विद्या संस्थान नशिया भट्टारक जी में स्थापित हो गया है। यहाँ लगभग 5500 पांडुलिपियाँ हैं, जिसमें संस्कृत की हैं, धर्म सभी हैं। लश्कर का मंदिर, इसमें भी अमूमन सभी पांडुलिपियाँ हिंदू धर्म से संबंधित हैं। 828 पांडुलिपियाँ हैं। पांडुलिपि भंडार, अब भट्टारकीय मंदिर अजमेर, यहाँ पर 2015 पांडुलिपियाँ हैं। पांडुलिपि भंडार अग्रवाल जैन मंदिर उदयपुर 388 हैं, यहाँ सभी विषय की हैं। संभवनाथ उदयपुर, जो बड़े बड़े भट्टार परंपरा है। अब बात करता हूँ भट्टारकीय पांडुलिपि भंडार नागौर, यहाँ पर लगभग 14000 संस्कृत की, ज्योतिष की, धर्मशास्त्र की, आयुर्वेद की पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई हैं पांडुलिपियाँ। और इसका एक डेस्क्रिप्टिव कैटलॉग पीसी जैन ने तैयार किया था, जिसमें उन्होंने अंकित किया था कि लगभग 70% पांडुलिपियाँ संस्कृत भाषा की हैं। पांडुलिपि भंडार ऋषभदेव केसरिया जी। इसके अलावा ये दिगंबर जो संस्थाएं थीं, इन्होंने इनको सहेजना, संभालना और संरक्षित करना आवश्यक समझा और वो अभी भी सुरक्षित रखी हुई है। बात आती है राजस्थान के प्रमुख श्वेतांबर जैन पांडुलिपि भंडार। इनमें सबसे बड़ा जो भंडार है जिनभद्र व्रत पांडुलिपि भंडार जैसलमेर। यहाँ पर 10वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक की पांडुलिपियाँ हैं और ये सभी 804 पांडुलिपियाँ ताड़पत्र पर हैं। राजस्थान में अमूमन ताड़पत्र की पांडुलिपियाँ उपलब्ध नहीं होती हैं, लेकिन इस स्थान पर सर्वाधिक संख्या में 804 पांडुलिपियाँ ताड़पत्र की हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। इसमें भी सभी विषय शामिल हैं। पांडुलिपि भंडार बीकानेर, यहाँ पर लगभग बीकानेर शहर में 1 लाख पांडुलिपियाँ हैं, ऐसा अनुमान है, जिसमें 85,000 पांडुलिपियाँ बीकानेर के भंडारों में हैं, जिसमें अनूप संस्कृत लाइब्रेरी बीकानेर, यहाँ पर 15,000 संस्कृत की पांडुलिपियाँ हैं, जो सभी विषयों से संबंधित हैं। अभय जैन ग्रंथालय, यहाँ पर 10,000 पांडुलिपियाँ हैं बीकानेर। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान बीकानेर, यहाँ पर 22,000 पांडुलिपियाँ हैं। यति रिधिकरण पांडुलिपि भंडार चूरू, यहाँ पर 3800 पांडुलिपियाँ संस्कृत की हैं। तेरापंथी सभा सरदार शहर चूरू, यहाँ पर 1500 हैं। पांडुलिपि भंडार लाल भवन जयपुर, यहाँ पर 3500 पांडुलिपियाँ हैं। पांडुलिपि भंडार भरतपुर 850 पांडुलिपियाँ हैं। इसके अलावा भरतपुर संभाग में बयाना, डीग, कुम्हेर, इन पे भी यहाँ भी पांडुलिपियों की उपलब्धता है।
पांडुलिपि भंडार जोधपुर, केसरिया नाथ जी मंदिर, यहाँ पर सर्वाधिक वैष्णव धर्म की 1100 संस्कृत पांडुलिपियाँ हैं। पांडुलिपि भंडार उदयपुर, यहाँ 9 मंदिरों का एक समूह है जिसमें लगभग 5000 पांडुलिपियों का संग्रह है, जो हमारे वेद, उपनिषद आदि की मूल प्रतियां भी प्रतीत होती हैं। पांडुलिपि भंडार कोटा, बूंदी, यहाँ पर कम संख्या में हैं लेकिन महत्वपूर्ण पांडुलिपियाँ हैं। जैन विश्व भारती लाडनू, यहाँ पर 6000 पांडुलिपियाँ हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं। राजस्थान के प्रमुख निजी राज्य के पांडुलिपि भंडार जो संस्कृत के विकास में अहरनिश सेवा दे रहे हैं, उनमें पहला नाम है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जो अपनी 7 शाखाओं के साथ लगभग 1,19,838 पांडुलिपियों का संग्रह, एक विशालकाय संग्रह अपने साथ रखता है, जिसमें आर्ष रामायण, गीत गोविंद, संक्षिप्त भागवत, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिक टीका, ये ग्रंथ यहाँ पर हैं। और एक राग दरबारी, राग रागनियों के चित्र, उनमें चित्रित पांडुलिपियों में 1011 चित्रित पांडुलिपियाँ भी राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के पास है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का अपना एक महत्व है, क्योंकि इसमें जितनी भी पांडुलिपियाँ आईं वो मुनि पुण्य विजय जी के द्वारा संग्रहित की गई थी, जो स्वयं एक श्वेतांबर यति थे, और उन्होंने 1950 में संस्कृत मंडल के नाम से इसकी स्थापना की। और संस्कृत मंडल के साथ ही मुनि पुण्य विजय जी ने यहाँ पर अणे श्रवण लेखन कला नाम से एक पुस्तक का लेखन किया, और उसमें उन्होंने इन पांडुलिपियों का अक्षरानुक्रम एक सूची पत्र भी प्रकाशित किया। उस समय तो इनकी संख्याएं और भी ज़्यादा थी, लेकिन वर्तमान में जो प्रमाणिक संख्या है वो 1,19,838 है। बात करते हैं निजी संग्रहालय संजय शर्मा संग्रहालय एवं शोध केंद्र जयपुर, यहाँ पर लगभग 1.5 लाख पांडुलिपियाँ हैं, 1,50,000 होने का अनुमान है, ऐसा वो बताते हैं। और इसमें भी बहुत संस्कृत की बहुत सारी पांडुलिपियाँ हैं, जिन पर बाहर से आए हुए लोग भी शोध का कार्य करते हैं, और वो भी संस्कृत की पांडुलिपियाँ हैं। SRC संग्रहालय जयपुर, ये भी, इनके पास भी लगभग 22,000 ताड़पत्र और कागजी पांडुलिपियाँ हैं। राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर, इनके पास राजस्थानी भाषा और संस्कृत भाषा की 17,000 पांडुलिपियाँ हैं। रेवासा धाम सीकर, यहाँ पर 650 पांडुलिपियाँ हैं, जो वेद, उपनिषद, भागवत से संबंधित हैं। आचार्य दादू संस्कृत महाविद्यालय, पंडित मधुसूदन ओझा जी का एक बहुत विशालकाय जो उनका लेखन है, उनकी मूल पांडुलिपियाँ यहाँ पर संग्रहित हैं। और एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान, यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर कुरान की प्रति, इसके अलावा रामायण, चित्रित रामायण की प्रति, मूल प्रति यहाँ पर है, जो संस्कृत में है। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर, यहाँ पर लगभग 5,500 पांडुलिपियाँ हैं, जो वेद, उपनिषद और हमारी धर्मशास्त्र से संबंधित आयुर्वेद, ज्योतिष, लगभग सभी विषय इनमें समाहित हैं। और आगे मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, यहाँ पर भी 14,000 पांडुलिपियाँ संग्रहित हैं। अब बात आती है कि इन पांडुलिपियों ने सदैव संस्कृत भाषा का उन्नयन किया है, उसका विकास किया है, और संस्कृत के विकास में इन ग्रंथागारों की महती भूमिका है। क्यों? क्योंकि संस्कृत की जब पांडुलिपियाँ प्राप्त ही नहीं होंगी तो विकास किस तरह निर्भर करेगा। इसलिए इन ग्रंथागारों को सहेजने का, संभालने का, संरक्षित करने का दायित्व है, तभी हम संस्कृत के विकास की भी परिकल्पना कर सकते हैं। क्यों? कि हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान हमें कंठ आधारित ज्ञान दिया था, वह अब लिखित ज्ञान के रूप में हमारे सामने है। अतः हमें संस्कृत की पांडुलिपियों के संरक्षण, परिरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रयास करने होंगे, और सरकार इस तरह से उपेक्षित जो व्यवहार इन पांडुलिपियों के साथ हो रहा है वर्तमान में, उन्हें एक आम जन से जोड़ने की मुहिम करनी है। संस्कृत और पांडुलिपियाँ इस कठिन संक्रमण के दौर में हैं,
और उन्हें संभालने की, सहेजने की आवश्यकता है। बात आती है कि संस्कृत के विकास में मैं संक्षिप्त शब्दों में आपसे कहूँगा कि पांडुलिपियों और संस्कृत के विकास के लिए हम सभी को मिलकर के प्रयास करना होगा। राज्य सरकारों को भी इस ओर जगाना होगा। हमारे जनप्रतिनिधियों को संस्कृत के प्रति प्रेम पैदा करना होगा। तभी हमारी संस्कृत ना तो मृत थी ना है, ये जीवित भाषा है और जीवित भाषा में चेतना होती है और वो चेतना हम सभी में है। तब तक हम जीवित हैं और हम चैतन्य पुरुष हैं, तभी हम संस्कृत को भी उसी उत्साह से हम उसको आगे बढ़ाएं। संस्कृत दिवस केवल इसलिए ना मनाएं कि केवल एक चिन्ह मात्र रह जाए, बल्कि हमें संस्कृत दिवस पर संस्कृत के विकास के लिए केवल कागजी योजनाएं ना बना करके धरातलीय योजनाएं हमें बनानी चाहिए और संस्कृत भाषा को रोजगारपरक, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित हमें करनी है। इसी तरह से पांडुलिपियों के संदर्भ में भी, उनके संबंध में भी हमें को बहुत सारे रोजगार हम उसमें उत्पन्न कर सकते हैं। बच्चों को, हम आने वाली नवीन पीढ़ियों को अगर हम अभी नहीं संभले तो हमारे ये ज्ञान, हमारी ये जो साहित्य की विरासत है, जो हमारे पूर्वजों ने सहेजी थी, जिन्होंने अपने जनेऊ रक्त से गीले कर लिए थे, इन पांडुलिपियों को बचाने के लिए, संस्कृत भाषा को बचाने के लिए, और उनके गले काट दिए गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीते जी उन पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा, संस्कृत भाषा को अपने कंठ में रखा और आज वो कंठस्थ विद्या हमारी लेखन के रूप में सामने आती है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम सभी भारतीय एक हैं और भारतीय सदैव संस्कृति और संस्कृत से अभिप्रेरित हैं। संस्कृति संस्कृतम समाश्रया, ये हम लोग उद्घोषित करते हैं। हमारे वेदों में जो ज्ञान छिपा हुआ है, अभी तो हमने वेदों की पांडुलिपियों के मूल को भी नहीं जाना है। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ऋग्वेद की सबसे प्राचीन पांडुलिपि उपलब्ध है। इसके अलावा पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में मूल रामायण, वाल्मीकि रामायण के कुछ पन्ने, वो अधूरी पांडुलिपि प्राप्त हुई है और भोजपत्र पर वो पांडुलिपि है, वह पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में अभी भी रखी हुई है, जो मूल आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा लिखित है ऐसा मानते हैं, क्योंकि उस समय उन्होंने भोजपत्र पर ही उसको अंकित किया और उस समय की जो उसमें स्याही प्रयुक्त की गई है, क्योंकि नेपाली जो शोध मंडल आया था उन्होंने ये बताया था कि उसमें जो स्याही से लिखा गया है, उस स्याही के जो कंपोजिशंस हैं, जो घटक हैं, वो अभी उपलब्ध नहीं हैं। वो हमारी वनस्पति में वो पदार्थ, वो पौधे उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने उस इंक को किस तरह से बनाया जो अभी भी चमकदार है, स्पष्ट है, बड़ी ही सुंदर आकृति में उन्होंने उसको लिखा है, ऐसा अनुमान है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि संस्कृत भाषा के विकास में पांडुलिपियों का विकास सदैव रहा है, रहेगा, अग्रणी है।